चलिए दोस्तों, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है यादगार एजुकेशन चैनल में। आज की टॉपिक होगी हमारी छंद। और छंद की यह पहली वीडियो होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि सब वीडियो आपको मिलती रहे। और एक दूसरे के यहाँ शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे कि वह लोग भी अगर इस चैनल से कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो कर सकते हैं। आज छंद के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे दोस्तों। आइए समय का सदुपयोग करते हैं और कुछ सीखते हैं। तो छंद के बारे में क्या जानना है यह देखेंगे हम लोग दोस्तों, कि यह छंद के बारे में। छंद, पहली बात लिख लेते हैं कि छंद किस धातु से मिलकर बना है। क्या धातु है इसमें, किस धातु से मिलकर बना है छंद। तो छंद किस धातु से मिलकर बना है। दूसरी बात हम करते हैं अन्य नाम की। अन्य नाम क्या है। तीसरी बात, यह किसका नियामक है, किसके नियम के अनुसार चलता है, यानी किसका नियामक है। छंद किसका नियामक है। चौथी बात करते हैं कि भाई इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। अर्थ बताइए, शाब्दिक अर्थ बताइए। और दोस्तों और कुछ बात करें तो छंद शास्त्र की, दिखाई दे रहा है दोस्तों, छंद शास्त्र की प्रथम कृति बताइए। छंद शास्त्र की प्रथम रचना कौन सी है, यह भी पूछ सकता है। नंबर 6 की बात कर लेते हैं दोस्तों। लौकिक संस्कृत के छंदों के जन्मदाता कौन हैं। लौकिक संस्कृत के जन्मदाता कौन है, यह भी बात कर लेते हैं दोस्तों। हमारी जानकारी में अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो इसे शेयर करिएगा दोस्तों एक दूसरे के यहाँ। किस धातु से बना है छंद शब्द। तो यह छद धातु से बना है। अन्य नाम क्या है इसका, पिंगल शास्त्र कहते हैं इसे, पिंगल शास्त्र कहते हैं। चलिए, किसका नियामक है। यह पद्य का नियामक है, पद्य के अनुसार चलता है, गद्य के अनुसार नहीं चलता। शाब्दिक अर्थ क्या है, आह्लादित करना, प्रसन्न करना, यह इसका शाब्दिक अर्थ है। छंद शास्त्र की प्रथम रचना छंद माला है, छंद माला है। अगर लौकिक संस्कृत के जन्मदाता कौन हैं तो यह वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि हैं। इतना दिमाग में रहे दोस्तों। हमारी जानकारी में यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, अच्छी तरह यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। अगर अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि छंद की परिभाषा बताइए। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं छंद की परिभाषा दोस्तों। नंबर 7 में अगर क्वेश्चन आ गया कि छंद की परिभाषा बताइए, जिस रचना में, लिख सकते हैं दोस्तों परिभाषा में, जिस रचना में यति गति तुक विराम, यति गति तुक विराम, क्रम संख्या आदि का, क्रम संख्या आदि का, आदि के नियमों का ध्यान रखा जाए।
आदि का ध्यान रखा जाता है, क्रम संख्या आदि का ध्यान रखा जाता है, उसे छंद कहते हैं। दोस्तों, हमारी जानकारी में हमारी बात आप लोगों तक पहुंच गई होगी कि जिस रचना में यति, गति, तुक, विराम, क्रम, संख्या आदि का ध्यान रखा जाता है, उसे छंद कहते हैं। इतनी हमारी जानकारी में बात आप लोग समझ गए हैं कि अभी तक क्या क्या बात हुई थी कि छंद किस धातु से मिलकर बना है। तो दोस्तों, ये छद धातु से मिलकर बना है। अन्य नाम पिंगल शास्त्र है। किसका नियामक है? छंद किसका नियामक है? पद का। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या है? आह्लादित करना या प्रसन्न करना। छंद शास्त्र की प्रथम रचना या कृति का नाम बताइए। तो छंद माला है। और लौकिक संस्कृत के जन्मदाता कौन है? लौकिक संस्कृत के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों, लौकिक संस्कृत के यहाँ पर थोड़ा से बदल लीजिएगा। छंदों के जन्मदाता कौन है? तो वाल्मीकि कहिएगा। लौकिक संस्कृत के छंदों के जन्मदाता कौन है? तो वाल्मीकि कहिएगा। दोस्तों, हमारी समझ में आया कि आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं। अगर अब कुछ और बात कर लेते हैं कि दोस्तों, अगर आपसे छंद का भेद पूछता है, छंद का भेद पूछता है 8वें नंबर पे, तो 3 भेद होते हैं। अगर पूछता है कि 3 भेद होते हैं, मुख्य भेद बताइए, तो दोस्तों 2 होते हैं। और 3 भेद कौन कौन से हैं? मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद। मुख्य भेद कौन से हैं? मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। तो दोस्तों, इतना तक आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपसे यहीं पर पूछ दे कि छंद के अंग बताइए, कितने अंग होते हैं? तो यह 7 अंग होते हैं। 7 अंग होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो वर्ण होता है, वर्ण या मात्रा होती है दोस्तों। नंबर 1 वर्ण या मात्रा होती है। नंबर 2 यति होता है। नंबर 3 गति होता है। नंबर 4 पाद या चरण कहते हैं। नंबर 5 तुक कहते हैं। नंबर 6 जो है गण होता है। नंबर 7 आप कह सकते हैं संख्या या क्रम। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है छंद के अंग आप लोग हमारी जानकारी में यहाँ तक पहुँच चुके होंगे। और कुछ बात कर लेते हैं कि दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं। यह आप लोग छंद पाठ का परिचय देख रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, क्या क्या नहीं पढ़नी है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि छंद हम लोग पढ़ रहे हैं, छंद पढ़ रहे हैं। अब छंद के अंग की बात कर लेते हैं, अंग की। तो अंग में क्या क्या चीज़ें हैं? नंबर 1 आप लोग लगा सकते हैं, वर्ण या मात्रा। वर्ण या मात्रा किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, वर्ण को आप लोग जानते हैं, वर्ण के भेद के विषय में जानते हैं। वर्ण के 3 भेद हैं। तो वर्ण के कितने भेद हैं? भेद की बात करें तो 3 भेद हैं। और एक का नाम ह्रस्व वर्ण है। नंबर 2 का नाम है दीर्घ वर्ण है। नंबर 3 का नाम है फ्लूत वर्ण। तो दोस्तों, हमारी जानकारी में यहाँ तक आप लोग कन्फर्म है। ह्रस्व की एक मात्रा होती है और इसे हम लोग ह्रस्व को ही लघु के नाम से जानते हैं। लघु के नाम से जानते हैं। छंद में लघु का ही प्रयोग होता है और इसका संकेत इस प्रकार का होता है छंद में। और दीर्घ में आप लोग देखे होंगे, दीर्घ की 2 मात्रा होती है और इसे हम लोग छंद में गुरु कहते हैं, गुरु। तो दोस्तों, इसका संकेत यश के आकार का होता है।
हमारी जानकारी में आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह समझ रहे हैं। मुख्य छंदों का ही प्रयोग होता है, ह्रस्व का और दीर्घ का फ्लूत का प्रयोग नहीं होता है छंद में दोस्तों, इतना कम से कम जान के रखिएगा। अब ह्रस्व वर्ण कौन कौन से होते हैं यह भी जान जाते हैं कि कौन कौन से होते हैं ह्रस्व वर्ण। तो दोस्तों यहाँ पर ह्रस्व वर्ण को लिख लेते हैं। जैसे अ होता है, ई होता है, उ होता है। यह दोस्तों दिखाई दे रहा अ, ई, उ और चंद्र बिंदु होता है। बिंदु को ह्रस्व वर्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। जिन वर्णों के साथ यह दिखाई देंगे लोग उनकी एक मात्रा होगी, एक मात्रा होगी। इतना दोस्तों हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। अगर दीर्घ वर्ण की बात करें, दीर्घ वर्ण की, तो आ होता है, बड़ी ई होती है, बड़ा उ होता है, ए होता है, ऐ होता है, ओ होता है और अ होता है। और प्लस करें तो अनुस्वार को भी रखा जाता है दीर्घ में और विसर्ग को भी रखा जाता है दोस्तों। यहाँ तक हमारी जानकारी में आप लोग गुरु वर्ण या दीर्घ वर्ण को जान चुके होंगे। गुरु वर्ण या दीर्घ वर्ण को जान चुके होंगे। ह्रस्व या लघु को एक मात्रा से दर्शाया जाता है, गुरु को यश के आकार का दर्शाया जाता है इस चिन्ह से। तो यह गणना करेंगे तो वहां पर हम लोग चर्चा इसकी करेंगे। तो और कुछ अगर जान ले दोस्तों कि इसी में कि नियम इसमें होता क्या है कि आधा वर्ण स्वर वर्ण, ये इस प्रकार कह सकते हैं, आधा अक्षर, आधा वर्ण या अक्षर तथा हलंत वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती, कोई मात्रा नहीं होती या जीरो मात्रा होती है। इतना दिमाग में, इसकी जीरो मात्रा होती है। नंबर दूसरा देख लेते हैं दोस्तों। नंबर दूसरा में संयुक्त वर्ण के पूर्व वाला वर्ण गुरु होता है। संयुक्त वर्ण के पूर्व लघु है तो क्या होगा, गुरु होता है। अगर कोई कहे कि जैसे इसको बताइए, तो देखिए दोस्तों इसके बारे में, जैसे इसके बारे में अगर जानकारी लेना है तो सस्वर लिख लीजिए। सस्वर, इस स का कोई मात्रा नहीं होगा, सस्वर में इस स का कोई मात्रा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर बताएंगे, अगर यहीं पर सस्वर लिख दें, सस्वर, तो यह स वह है साथ में, इसलिए इसकी दो मात्रा, इसकी एक मात्रा, इसकी एक मात्रा। यह क्या कहा है, संयुक्त वर्ण के पूर्व लघु गुरु होता है। तो यहाँ पर संयुक्त है, आधा यह स है, आधा वह से मिला है जाकर, तो यह संयुक्त हो गया। यानी इस स को यहाँ पर लघु है इसलिए इसे 2 दे दिए और इसे 1 दे दिए, इसे 1 दे दिए। यहाँ पर इस प्रकार लगाएंगे, वही चीज लिखा है संयुक्त वर्ण के पूर्व लघु, यानी इसके पूर्व लघु है तो इसको गुरु होता है। इतना दिमाग में रहे। तो दोस्तों अगर कोई और उदाहरण आपको चाहिए तो अच्छ लिख लीजिए। अच्छा, छ देख रहे हैं आप लोग, अच्छी तरह देख रहे हैं, छ को अच्छी तरह देख रहे हैं, तो इसको 2 दे देंगे और इसको 1 दे देंगे। इतना दिमाग में रहे दोस्तों, इस प्रकार हम लोग करेंगे। अब दूसरी बात और कर लेते हैं दोस्तों कि विसर्ग के पूर्व लघु गुरु होता है। विसर्ग के नंबर 3 देख ले रहे हैं क्या खासियत है। विसर्ग के पूर्व लघु जो होता है, लघु गुरु होता है। जैसे में लिखना है तो लिख लेना कि दोस्तों दूह ख लिखा है, तो यह विसर्ग के पूर्व छोटा उ की मात्रा है, तो इसे 2 दे देंगे, इसे 2 देंगे, इसे 1 दे देंगे। तो इस प्रकार जो है हम लोग गणना करते हैं। कोई कहे चंद्र
चंद्रबिंदु नंबर 4, चंद्र बिंदु के लिए लघु का प्रयोग करते हैं, लघु का प्रयोग करते हैं। जैसे यह मुख है दोस्तों, मुख, तो मुख पे एक की मात्रा इस प्रकार देंगे, या मह पे इसका मात्रा देंगे, जैसे कि ह है तो ये इसका एक मात्रा देंगे। इतना दिमाग में रहे दोस्तों। अनुस्वार की 2 मात्रा होगी। हमारी जानकारी में हमारी बात अच्छी तरह आप लोग समझ रहे हैं। सत्य आ जाए, यहाँ पर देख रहे हैं सत्य आ जाए दोस्तों, तो क्या करेंगे, इसका 2 मात्रा, इसका 1 मात्रा देंगे। तो दोस्तों यह अच्छी तरह आप लोग समझ लिए होंगे कि हम लोग वर्ण या मात्रा के विषय में, वर्ण के विषय में जान गए कि वर्ण के 3 भेद होते हैं, 2 भेद छंदों में प्रयोग किए जाते हैं, किस प्रकार मात्रा लगाई जाती है। तो यह हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं यति क्या होता है, यति के बारे में जानकारी लेते हैं। नंबर 2 अंग की बात कर रहे हैं, तो नंबर दूसरा अंग है आप लोगों का, दूसरे अंग की बात करते हैं। नंबर 2 यति। यति क्या होता है भाई, यति माने होता है ठहरना, ठहरना या रुकना। यह चीज दिमाग में रहे दोस्तों, ठहरना या रुकना होता है। छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में छंद को पढ़ते समय चरण के अंत में क्या किया जाता है दोस्तों, ठहरा जाता है या रुका जाता है। अंत में ठहरना या रुकना पड़ता है, ठहरना या रुकना पड़ता है। और उस रुकने के या इस ठहरने को यति कहते हैं। इस रुकने या ठहरने को यति कहते हैं। कोई कहे कि दोस्तों जैसे बताइए, जैसे देख लीजिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यहाँ पर ठहरे हैं तो यहाँ पर यति लग गई है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। दोस्तों हमारी जानकारी में आप लोग समझ में आ गया हो कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो यहाँ पर यति लग गई है ठहरने के लिए। आकी मात्रा में मत समझिएगा, यहाँ पर यह यति है। अब दोस्तों नंबर अगला देख लेते हैं कि यति के बाद जो है गति क्या होती है। गति नंबर 3 अंग के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तीसरा अंग क्या है, तीसरा अंग गति तीसरा अंग है। और गति क्या कहते हैं जो, तो छंद को पढ़ते समय, अभी आप लोग देखे थे, छंद को पढ़ते समय जो रुकना होता है इसे यति कहते हैं। तो यति माने विराम भी होता है। यह प्रश्न आ चुका है कई बार परीक्षा में, विराम लेना, ठहरना, रुकना यति का नाम है। अब गति माने कविता के कर्ण मधुर, यानी कविता के कर्ण मधुर प्रवाह को, कविता के कर्ण मधुर प्रवाह को गति कहते हैं, गति कहते हैं। यानी जिस गति से आप किसी कविता को पढ़ रहे हैं, जिस सुर लहर या सुर लहर भी कहते हैं, सुर लहर भी कहते हैं, लहर, तो सुर लहर किसे कहते हैं, गति को कहते हैं। जैसे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तो इस प्रकार दोस्तों जो चढ़ाव उतराव होता है उसी को गति कहते हैं। कर्ण मधुर प्रवाह को गति कहते हैं या सुर लहर को गति कहते हैं।
इतना दिमाग में रहे। अब चलते हैं, चरण पाद क्या होते हैं। नंबर अगला लगा लीजिएगा दोस्तों, नंबर 4। यह अंग पढ़ रहे हैं दोस्तों, अंग के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नंबर 4, अंग चरण या पाद किसे कहते हैं। एक ही नाम है इसका मतलब, चरण या पाद। तो दोस्तों प्रत्येक छंद में कम से कम 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कम से कम 4 चरण होते हैं। कम से कम 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कम से कम 4 चरण होते हैं। छंद के चतुर्थांश को, छंद के या चरण के, छंद नहीं दोस्तों, छंद के चतुर्थांश को एक चरण कहते हैं, चरण या पाद कहते हैं। चतुर्थांश को, चौथे अंश को, चतुर्थांश को चरण कहते हैं। चरण को पद या पाद कहते हैं। चरण को पद या पाद कहते हैं। प्रत्येक चरण में कम से कम 4 चरण होते हैं और छंद के चतुर्थांश को एक चरण कहते हैं। जैसे अभी बताए हैं, जो हनुमान ज्ञान गुण सागर, यह एक चरण है और उस चतुर्थांश यानी इस प्रकार 4 चरण होंगे। तो दोस्तों यह आप अच्छी तरह, चरण पद पाद यह एक ही नाम है, इतना दिमाग में रखिए। तो हमारी जानकारी में यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे। यह चौथा अंग था, 3 अंग और रह गए हैं दोस्तों। और तीसरा अंग की बात करते हैं कि तुक क्या होता है। इस 5वां अंग की बात करते हैं कि तुक, तुक किसे कहते हैं। पहली बात, तुक के तो 2 भेद हैं और एक का नाम है तुकांत और दूसरे का नाम है अतुकांत। इसका मतलब है तुक का अंत में आना है। इसका मतलब है तुक का अंत में न आना है, न आना यानी तुक इसमें नहीं आता। तुकांत मतलब तुक का अंत में आना, समान वर्णों का आना। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीन लोग उजागर, र देख रहे हैं दोनों में, और सुर बन रहा है और बैठ रहा है। तो यहाँ पर यही तुक का मिलना तुकांत है और तुक का न मिलना अतुकांत है। इतना दिमाग में दोस्तों रहना चाहिए। इसके निम्नलिखित 2 भेद हैं, यह भी याद रहे। तो दोस्तों हम लोग और बात कर लेते हैं कि क्रम और संख्या क्या होता है। नंबर 6 की बात करते हैं। इसका नाम है क्रम संख्या। संख्या की बात कर लेते हैं। नंबर 6 क्रम और संख्या क्या होती है। तो दोस्तों मात्राओं वर्णों की गणना को संख्या कहते हैं। मात्राओं वर्णों की गणना को संख्या कहते हैं। जो गणना करते हैं दोस्तों, अभी देखे होंगे आप लोग, अगर हम बोल दिए यमा तारा इस प्रकार, तो दोस्तों यह 1 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 4 6 1 7 हो गया। तो यही बता रहे हैं कि मात्राओं वर्णों की गणना को संख्या कहते हैं। वर्ण गिने, चाहे मात्रा गिनेंगे तो मात्रिक छंद हो जाएगा, वर्ण गिनेंगे तो वर्णिक हो जाएगा। मैंने यही चीज कहना इसमें चाह रहा है कि मात्राओं वर्णों की गणना को संख्या कहते हैं। और लघु गुरु के स्थान निर्धारण को, लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं।
तो दोस्तों हमारी जानकारी में यहाँ तक अच्छी तरह आप लोग समझ गए होंगे कि मात्राओं वर्णों की गणना को संख्या कहते हैं, लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। अच्छी तरह आप लोग यह बात समझ गए होंगे। और बात करते हैं दोस्तों नंबर 7 और लास्ट अंग की बात करते हैं। अभी तो दोस्तों हम लोग परिचय ले रहे हैं छंद की, आनंद तो अभी बाकी है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर 7 अंग की, गण की बात कर लेते हैं। गण क्या होता है? गण क्या होता है? 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। समूह को क्या कहते हैं? गण कहते हैं। गणों की संख्या पूछे कि गणों की संख्या बताइए। संख्या बताइए कितनी होती है दोस्तों? यह 8 है, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गणों की संख्या पूछता है आप तो 8 बताइए। वर्णिक छंदों की पहचान इसी के आधार पर होती है। किसकी? वर्णिक छंदों की पहचान इसी पर होती है। हमारी जानकारी में यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गणों की संख्या 8 है। वर्णिक छंदों की पहचान इसी पर होती है। तो गण किसे कहते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों कुछ और बात कर लेते हैं कि गणों की संख्या 8 है और 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। यह 3 क्या है और गणों की संख्या क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारी जानकारी में आप लोग अंग पहचान चुके हैं कि अंग क्या था। अब दोस्तों आ जाइए इधर। यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं यमाता राजभान सलगा। तो यहाँ से हम लोग गणों की संख्या और गण क्या होते हैं इसकी बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो देख लीजिएगा, 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए। अब इधर 5 लिख लेते हैं, 6 लिख लेते हैं, 7 लिख लेते हैं, 8 लिख लेते हैं। 8 चर्चा में आया है कि गणों की संख्या, गणों की संख्या हमने बोला कि भाई 8 है। तो 8 कौन कौन से हैं यह देख लेते हैं। यहाँ से उठाइएगा यमाता से, देखिए यह गण गिनने के लिए ये जितने वर्ण हैं, य है, म है, त है, र है, ज है, भ है, न है, स है। तो दोस्तों यही है 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 स तक। तो इसको पहले लिख लेते हैं। य को लिख लेना। किसको लिखेंगे आप लोग? य को लिख लेना। किसको? य को लिख लेना, म को लिख लेना, त को लिख लेना और र को लिख लेना। चलिए ज को लिख लेना, ज को लिख लिए, भ को लिख लेना, न को लिख लेना और स को लिख लेना। हो गया। गणों की संख्या देख रहे हैं कि गण कौन कौन से हैं और 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। य गण, म गण, त गण, र गण और ज गण, भ गण, न गण और स गण। दोस्तों हमारी जानकारी में आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गणों की संख्या कितनी है? तो 8 है। 8 है, आपके सामने है। तो दोस्तों और क्या जानकारी हम लोग लें कि इससे क्या बनता है, यहाँ पर से निकाल लेना आप लोग दोस्तों। यमाता लिख लीजिएगा, यमाता लिखा है, यमाता उतार लीजिएगा, फिर म से उठाइएगा। तो क्या लिखा है? मातारा।
चलिए दोस्तों, अब उसके बाद ता से उठाइए, ताराज। चलिए तो दोस्तों अब राज को ले लीजिए, इधर राज भा लिखा है तो भा लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जभा लिखा है तो जभा लिख लीजिए, जभा। अब भान न लिखा है, जभान तो न लिख लीजिए। अब उसके बाद ज से उठाए तो अब भा से उठाइए, भानस। चलिए अब उसके बाद न से उठाइए, नसल, नसल। दोस्तों फिर उसके बाद क्या उठाएंगे, सलगा, सलगा। हमारी जानकारी में आप लोगों का यह चीज बनकर तैयार हो गया दोस्तों। यह चीज आप लोगों का बनकर तैयार हो गया कि जगण से क्या बनता है, जभान बनता है, भगण से क्या बनता है, भानस बनता है, नगर से क्या बनता है, नसल बनता है, सगण से सलगा बनता है। तो दोस्तों और कुछ अगर बात करना चाहें आप लोगों से तो क्या करेंगे, आदि में हस्व वर्ण आए तो उसे क्या कहते हैं, यगण कहते हैं। सर्व गुरुवर्ण आए, गुरुवर्ण यानी यहाँ पर लघु आए या हस्व आए या यहाँ पर कह सकते हैं दीर्घ आए, दीर्घ आए, सर्व दीर्घ आए, सर्ववर्ण दीर्घ आए तो उसे मगण कहते हैं। और तगण किसे कहते हैं, अंत में हस्व आए, हस्व वर्ण आए तो उसे ताराज कहते हैं। रगण किसे कहते हैं, मध्य में हस्व आए तो उसे हम लोग रगण कहते हैं। चलिए जभान लिखा है तो लिखेंगे मध्य में हस्व आए, हस्व आए, मध्य में हस्व आए तो यहाँ पर भी देखिए लिख दिए हैं, हस्व नहीं दोस्तों, यहाँ पर तो दीर्घ है, दीर्घ आए तो उसे जगण कहते हैं। भगण किसे कहते हैं, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, भानस है तो अंत में हस्व नहीं लिख सकते हैं। आदि में दीर्घ आए तो, आदि में दीर्घ आए तो, आदि में दीर्घ आए तो दोस्तों उसे भगण कहते हैं, भगण। और नगण सर्व हस्व वर्ण आए तो उसे नगण कहते हैं। सगण किसे कहेंगे, सगण दोस्तों अंत में दीर्घ वर्ण आए तो, अंत में दीर्घ वर्ण आए तो उसे सगण कहते हैं। दोस्तों आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं, अच्छी तरह पढ़ रहे हैं। यमाता राज भान सलगा, तो यमाता को लिए, फिर मातारा को लिए, फिर ताराज को लिए, फिर राजभा लिए, फिर जभान लिए, फिर भानस लिए, फिर नसल लिए, फिर सलगा लिए। हमारी जानकारी में यहाँ तक अच्छी तरह आप लोग समझ चुके हैं। कोई कहे कि ल क्या है, ल माने लघु और गा माने गुरु। यह दोनों वर्णों को दग्धाक्षर वर्ण भी कहा जाता है। ल माने लघु, गा माने गुरु। लघु और गुरु से ही बने हुए हैं। तो आप देख लिए दोस्तों, आदि में हस्व होता है, सर्व दीर्घ होता है, अंत में हस्व होता है, मध्य में हस्व होता है, मध्य में दीर्घ होता है, आदि में दीर्घ होता है, सर्व हस्व होता है, अंत में दीर्घ होता है। तो इस प्रकार आप लोग अच्छी तरह हमारी जानकारी में हमारी बात समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को कुछ भी थोड़ा भी ज्ञान दे रही है तो दोस्तों आप लोगों से यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। अपने दोस्तों और मित्रों को इसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि नहीं, इस चैनल पे कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य ही मिलेगा। हिंदी में जो भी, चाहे जेल वार्डर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे एसआई के लिए कर रहे हैं, चाहे यूपी टेट के लिए कर रहे हैं, चाहे टीजीटी के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ से पूरी वीडियो मिलती है दोस्तों। यह जितनी भी वीडियो बनेगी सब बनाएंगे और सीरियल वाइज बनती जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों नमस्कार, आगे फिर आप लोगों से रूबरू होंगे वीडियो लेकर।